Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है ओफोरेक्टोमी। इससे पिछले वीडियोस में मैंने ट्रांसजेंडर सर्जरी के रिगार्डिंग पिनेक्टोमी और किक्टोमी एंड मेल सर्कमसिजम के बारे में डिटेल में बताया, तो उन सभी वीडियोस को भी जाके देख लेना। तो हमारा आज का टॉपिक है ओफोरेक्टोमी। ओफोरेक्टोमी क्या होता है? इट इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज। जो ह्यूमन फीमेल में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, उनकी सर्जिकल रिमूवल के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ओफोरेक्टोमी। ओफोरेक्टोमी के अलावा भी हम इस प्रोसेस को बोल सकते हैं जैसे कि कैस्ट्रेशन, क्योंकि कैस्ट्रेशन जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। तो अगर कैस्ट्रेशन मेल में होगा तो वहाँ पे क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स। लेकिन अगर फीमेल में कैस्ट्रेशन करेंगे हम तो क्या होगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज। तो कैस्ट्रेशन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में से लिंक दे रखा है उसका, और वहाँ से जाके कैस्ट्रेशन की वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि न्यूट्रिंग क्या होता है। व्हाट इज़ न्यूट्रिंग? कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। न्यूट्रिंग, NEUTERING। तो इसके बाद हम ओफोरेक्टोमी के रीज़न के बारे में देखते हैं। ओफोरेक्टोमी क्यों की जाती है हमारी बॉडी में? तो सबसे पहला तो क्या होगा? बेनियन ट्यूमर मीन्स जो ट्यूमर लाइक ग्रोथ होती हैं लेकिन वो कैंसरस नहीं होते वो ट्यूमर्स, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बेनियन ट्यूमर्स। तो अगर ओवरीज में बेनियन ट्यूमर्स की ग्रोथ हो जाए तो उसके लिए भी हमें ओफोरेक्टोमी करनी चाहिए। सेकेंड रीज़न क्या है? BRCA जीन म्यूटेशन मीन्स जो DNA है हमारे अंदर, उस DNA में एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अगर चेंज हो जाए तो वहाँ से जब नए बेबी की फॉर्मेशन होगी तो उसमें क्या होगा? ब्रेस्ट या फिर ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस हैं। इसको हम बोलेंगे BRCA जीन म्यूटेशन मीन्स उसके DNA में क्या हो गई है? जीन म्यूटेशंस हो गई। थर्ड रीज़न क्या है? सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट भी क्या होते हैं? नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। अगर ओवरीज में सिस्ट की फॉर्मेशन हो गई तो उसके लिए भी ओफोरेक्टोमी की जाती है। फोर्थ वन इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती थी कि अगर जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन ऑफ फिटस कहाँ पे हो जाए? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर फिटस का इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाए तो वहीं पे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी और उसकी बाकी की सारी ग्रोथ भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगी। तो वो यूट्रस के अंदर नहीं आएगा, अपनी सारी की सारी डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही करेगा। और इसी प्रेगनेंसी को हम क्या बोलेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज़ एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस कौन सी कंडीशन होती है? मीन्स जो यूट्रस के अंदर नॉर्मली ग्रो हो रही हैं सेल्स, वो बॉडी के किसी और पार्ट के अंदर जाके ग्रो होनी शुरू हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? एंडोमेट्रोसिस कंडीशन। नेक्स्ट वन इज़ ओवेरियन कैंसर। अगर ओवरीज में कैंसर हो जाए तो उसके लिए भी। नेक्स्ट वन इज़ PID। PID क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अगर ओवरीज के अंदर इन्फेक्शन हो जाए या उसके चारों तरफ के एरिया में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण पेल्विक में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। और सबसे बाद में क्या आता है? टोर्जन ऑफ ओवरी। ये कौन सी कंडीशन होगी? अगर ओवरी जिस स्टाक से अटैच हो रही है उसी के चारों तरफ ट्विस्ट हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? टोर्जन ऑफ ओवरी। तो ओफोरेक्टोमी के क्या क्या रीज़न्स हैं? या तो बेनियन ट्यूमर, BRCA जीन म्यूटेशन, सिस्ट फॉर्मेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंडोमेट्रोसिस, ओवेरियन कैंसर, PID एंड टोर्जन ऑफ द ओवरी। ये सभी इसके रीज़न हैं।
उसके बाद आता है इसका प्रोसीजर, ओफोरेक्टोमी कैसे की जाती है। प्रोसीजर देखने से पहले सबसे पहले तो हम इसके टाइप्स देखते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके 4 से 5 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिलेटरल ओफोरेक्टोमी में क्या होगा, सिर्फ एक ओवरी को रिमूव करेंगे हम। तो बाइलेटरल में बोथ ओवरी रिमूव हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट वन इज सेल्पिंगो ओफोरेक्टोमी। इसमें क्या होता है, एक ओवरी और जिस ओवरी से अटैच फेलोपियन ट्यूब है उन दोनों को रिमूव कर लेंगे। तो एक ओवरी और एक फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज बाइलेटरल सेल्पिंगो ओफोरेक्टोमी। इसमें क्या होगा, दोनों की दोनों ओवरी और दोनों फेलोपियन ट्यूब, इन चारों को हम रिमूव कर लेंगे। और इन सब के अलावा एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम हाइस्टेरेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अलावा ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब, इन सब को हम रिमूव कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हिस्टेरेक्टोमी। अब देखो इसके टाइप्स को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो ये क्या होता है, यूट्रस होता है फीमेल के अंदर, और यूट्रस के नीचे जो पार्ट प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, वेजाइना। और यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब के जो फिमरे से अटैच होगी वो क्या होती हैं, ओवरीज। एंड जो ओवरीज होती हैं वो यूट्रस से फिलामेंट के थ्रू अटैच होती है। तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम देखते हैं यूनिलेटरल ओफोरेक्टोमी क्या होगी, सिर्फ एक ओवरी को रिमूव कर लेंगे हम। और बाइलेटरल में दोनों को रिमूव कर लेंगे। लेकिन सेल्पिंगो ओफोरेक्टोमी में क्या होता था, एक ओवरी और एक फेलोपियन ट्यूब, इस पोर्शन को हम रिमूव कर लेंगे। और बाइलेटरल सेल्पिंगो ओफोरेक्टोमी में इस पोर्शन को भी और उसके साथ साथ दूसरी ओवरी और दूसरी फेलोपियन ट्यूब को भी रिमूव कर लेंगे। लेकिन हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, यूट्रस, दोनों ओवरी और दोनों फेलोपियन ट्यूब, इन सभी को हम रिमूव कर लेंगे और इसे क्या बोलेंगे, हिस्टेरेक्टोमी। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओफोरेक्टोमी के बारे में देख लिए हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रोसीजर कैसा होता है। तो इसके प्रोसीजर भी कई टाइप से होता है। सबसे पहले तो ओपन प्रोसीजर। ओपन प्रोसीजर में क्या होता है कि लार्ज इंसिजन या कट किया जाता है हमारी बेली में, और कट के थ्रू जो डॉक्टर होता है वो आसानी से देख सकता है ओवरीज और उससे जुड़ी जो भी टिश्यू या ऑर्गन्स होती हैं, और वहाँ से वो उनको रिमूव कर लेता है। तो ओपन प्रोसीजर में क्या होता है, बड़ा कट किया जाता है, उसके बाद ओवरीज को रिमूव किया जाता है। तो इसीलिए जो इसका रिकवरी टाइम होता है वो बहुत ही स्लो होता है। इसको रिकवर होने में लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें क्या होता है, बहुत ही छोटा सा कट किया जाता है बेली के अंदर, और वहाँ से कट करने के बाद लेप्रोस्कोप मीन्स एक कैमरा लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इमेज प्रोवाइड करता है मॉनिटर स्क्रीन पे। उसके थ्रू हम ओवरीज को देखेंगे और देखने के बाद ओवरीज को वहाँ से रिमूव कर लेंगे। और ओवरीज किसके थ्रू रिमूव होंगी, स्मॉल कट इन द बेली, बेली के अंदर जो कट किया था छोटा, उसके थ्रू रिमूव कर लेंगे उसको, या फिर हम वेजाइना के थ्रू भी ओवरीज को रिमूव कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हमने क्या किया था, बहुत ही छोटा सा कट किया था और ओवरीज को रिमूव कर लिया था। तो इसकी रिकवरी के लिए बहुत ही कम टाइम लगता था, क्विक रिकवरी होती है। इसकी रिकवरी के लिए लगभग 2 से 3 वीक का टाइम लगता है। नेक्स्ट वन इज वेजाइनल अप्रोच। वेजाइनल अप्रोच में क्या होता है, वेजाइनल अप्रोच में अगर इन्फेक्शन होने के चांसेस बाकी सर्जरीज में ज़्यादा हो, तो वेजाइनल अप्रोच के थ्रू अगर हम ओवरीज को निकालेंगे तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और इसका जो रिकवरी रेट है वो भी फास्ट होता है।
लेकिन वेजाइनल अप्रोच से हम ओवरीज को कैसे निकाल सकते हैं? अगर यूट्रस पहले से ही निकाला हुआ हो, अगर हिस्टेरेक्टोमी वाले प्रोसीजर हो तो हम ओवरीज को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में क्या होगा? अ लार्ज कट इन द बेली, बेली के अंदर फिर से बड़ा कट किया जाएगा और कट करने के बाद क्या करेंगे? हम ओवरीज को निकाल लेंगे, लेकिन इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि कट बड़ा किया गया है और इसके रिकवरी के चांसेस भी कम होते हैं, स्लो रिकवरी होती है। एंड लास्ट वन इज रोबोटिक असिस्टेड ओवरी रिमूवल। इसमें क्या होता है? कई सारे छोटे छोटे कट किए जाते हैं, बहुत ही छोटे, जिसके थ्रू रोबोटिक डिवाइस जो होता है उसके अंदर रोबोट्स कैमरा फिट होता है, उसको कट के थ्रू अंदर डालेंगे बॉडी में और इस डिवाइस को कौन कंट्रोल करेगा? डॉक्टर कंट्रोल करेगा। उसके कंट्रोल के थ्रू उसके अंदर एक स्पेशल टूल होता है जिस टूल के थ्रू हम ओवरीज को रिमूव करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रोबोटिक असिस्टेड ओवरी रिमूवल। और इसका भी जो रिकवरी टाइम होता है वो फास्ट होता है। तो इसका जो रिकवरी टाइम है वो रिकवरी इज फास्ट। तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं? रिकवरी। रिकवरी के बारे में अभी हमने पढ़ा है। अगर ओपन प्रोसीजर होगा तो उसकी रिकवरी स्लो होती है, लेप्रोस्कोपिक में क्विक रिकवरी होती है, वेजाइनल अप्रोच में रिकवरी भी फास्ट होती है, लेकिन लेप्रोटोमी में रिकवरी स्लो होती है एंड रोबोट असिस्टेड ओवरी रिमूवल में रिकवरी फास्ट होती है। इन सब के अलावा रिकवरी के टाइम पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि जो कट है उसके साफ़ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए, हमें खाने का भी ध्यान रखना चाहिए और लगभग 2 से 3 महीने तक ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए एंड एक्सरसाइज भी अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन हम स्लो वॉकिंग या फिर नॉर्मल वॉक पे जा सकते हैं। ज़्यादा हैवी चीज़ें भी नहीं उठानी चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन्स का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन्स लेते रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों से क्या होता है? रिकवरी का टाइम फास्ट हो जाता है। तो अब रिकवरी के बाद हम इसके रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है? ब्लीडिंग। तो जो बेली में कट किया है अगर उसके थ्रू ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सेकंड हो गया डैमेज टू द नियर बाई ऑर्गन्स। अगर ओवरीज को रिमूव करते इसमें अगर नियर बाई जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि नियर बाई ऑर्गन्स कौन कौन से होगी? यूरिनरी ब्लैडर या फिर रेक्टस। अगर ओवरीज को रिमूव करते टाइम इन दोनों में कट हो जाए या फिर और कोई डैमेज हो जाए तो इसका भी रिस्क हो सकता है। इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। हर्निया। हर्निया कंडीशन कौन सी होगी? अगर जो मसल्स हमने बेली में कट लगाया है उसके जो नियर के मसल्स होते हैं, उसके बहुत ही पास वाले जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हर्निया। नेक्स्ट वन इज रिटेंशन ऑफ ओवरी सेल्स। मीन्स अगर ओवरी सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उससे क्या होगा? पेल्विस में पेन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो लॉस ऑफ फर्टिलिटी कैसे होगा? अगर हम एक ओवरी को रिमूव करेंगे तो फर्टिलिटी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो दूसरी ओवरी प्रेजेंट है उसके थ्रू प्रेगनेंसी मेंटेन की जा सकती है। लेकिन अगर दोनों की दोनों ओवरीज को हम रिमूव कर लेंगे तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगर प्रेगनेंसी दोनों की दोनों ओवरीज को रिमूव करने के बाद भी अगर अटेन करनी है तो उसके लिए हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करना चाहिए। अगर जो ओवरीज है उसमें अगर कोई ट्यूमर है और उसको रिमूव करते इसमें ट्यूमर रप्चर हो जाए तो जो कैंसरस सेल्स है वो स्प्रेड आउट हो जाती है और बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसके रिस्क क्या क्या होंगे? ब्लीडिंग, डैमेज टू द नियर बाई ऑर्गन्स, इन्फेक्शन, हर्निया, रिटेंशन ऑफ ओवरी सेल्स, लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड ट्यूमर रप्चर। अगर ब्लीडिंग एक्सेसिव में हो जाए तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो लॉस ऑफ फर्टिलिटी के बाद भी किसी वुमेन को प्रेगनेंसी की अटेन करनी है तो उसके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो ओफोरेक्टोमी में अगर हम दोनों की दोनों ओवरीज को रिमूव कर लेंगे तो उसके कारण क्या होगा? मीनोपॉज कंडीशन आएगी। और मीनोपॉज कंडीशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं
हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाएंगे, वेजाइनल ड्राइनेस, डिप्रेशन भी हो सकता है, मेमोरी लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव एंड ओस्टियोपोरोसिस, एनेक्सिटी एंड डिप्रेशन, सम मेमोरी प्रॉब्लम्स आल्सो क्योज्ड एंड हार्ट डिजीज़। ये सभी क्या हैं? मेनोपॉज के बाद होने वाले सिम्टम्स हैं आफ्टर ओफोरेक्टोमी। और जो मेनोपॉज के सभी सिम्टम्स हैं, इन सब को ओवरकम करने के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एट ए रेगुलर टाइम इंटरवल। मीन्स कुछ टाइम इंटरवल के बाद हमें हार्मोन की थेरेपी लेते रहना चाहिए, जिससे कि ये सारे सिम्टम्स हैं, ये इनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी अगली वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को देख लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।